नमस्कार साथियों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आज हमारा एक नया बिंदु रहेगा राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर और राजस्थान ज्योग्राफी में जो हम देख रहे थे अपवातंत्र, उसकी ही अगली कड़ी को हम यहाँ ले रहे हैं। और आज का हमारा जो बिंदु रहेगा वो है राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो झीलों से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। झीलों में कितने प्रकार की झीलें हैं, प्राकृतिक कौन सी हैं, मानवकृत कौन सी हैं, या कृत्रिम कौन सी हैं और प्राकृतिक कौन सी हैं, या फिर झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण जो स्थिति है उसके बारे में कि प्रमुख झीलें कौन कौन से जिले में स्थापित हैं, इन झीलों के संबंध में कौन कौन से प्रमुख होटल व्यवसाय संचालित हो रहा है, आरटीडीसी का होटल किस नाम से स्थापित किया जा चुका है, यहाँ इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था, अन्य अन्य जो हमारे जो तथ्य रहेंगे इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो बिंदु है वो है राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो आज के हमारे हम बिंदु पर आगे चर्चा करें तो हमारा आज का बिंदु है मेरे साथियों वो है राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो राजस्थान की प्रमुख झीलों में सबसे पहले हम प्रकार की विवेचना करेंगे कि राजस्थान की झीलों का प्रकार क्या है या वर्गीकरण क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रमुख झीलों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में एक सामान्य जो वर्गीकरण है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। सबसे पहले झीलों का जो वर्गीकरण है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है मीठे पानी की झीलें और एक है खारे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं राजस्थान में और खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। तो हम देखेंगे मीठे पानी की झीलें कौन सी हैं। मीठे पानी की झीलें और दूसरे प्रकार की जो झीलें हैं वो हैं खारे पानी की झीलें। अब इन झीलों के बारे में हम देखेंगे विस्तार के साथ। यहाँ हम देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि हम ये जान सकें कि राजस्थान की कौन सी खारे पानी की झील है, कौन सी मीठे पानी की झील है। तो हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में मीठे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं उन पर। तो सबसे पहले हम देखें, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे वो प्राकृतिक हो, लेकिन हो मीठे पानी की, ऐसी झीलें किसमें आएंगी, मीठे पानी की झीलों में आएंगी। ऐसी झीलें चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो या फिर कृत्रिम रूप से हो, ऐसी झीलें जिनका जल नमकीन होता है या खारा होता है, जिनसे नमक बनाया जाता है या जिसमें लवणता की मात्रा अधिक होती है, खारे पानी की झीलों के अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ हम चर्चा करते हैं उन झीलों में जो इसके अंतर्गत आती हैं या मीठे पानी की झीलों में गिनी जाती हैं, जिनमें प्रमुख झील जिसको कहा जाता है पुष्कर झील, जो इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगली झील जिसको हम आना सागर झील कहते हैं, आना सागर झील। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी नेक्स्ट जो झील आती है वो फाय सागर आती है, फाय सागर झील आती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगली झील हमारी आती है पिछोला झील। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी नेक्स्ट झील आती है बालसमंद झील, बालसमंद झील। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी अगली झील आती है नक्की झील। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी नेक्स्ट झील आती है मीठे पानी के झीलों में राजसमंद झील, राजसमंद झील। इसके अलावा भी कुछ झीलें और हैं, जैसे हम जयसमंद झील की बात करें, जैसे इसके अलावा हम अन्य झीलों में बात करें तो फाय सागर जो इसमें आ चुकी है, फाय सागर झील। इसके अलावा भी कुछ मीठे पानी की और झीलें हैं, जैसे सिल्लीसेड झील है, मीठे पानी की झीलों के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा हम जयपुर का जो प्रमुख रूप से जलमहल वाला जो क्षेत्र है जिसको मानसागर झील कहा जाता है, वो मीठे पानी की ही झीलों के अंतर्गत आता है। और भी अन्य प्रमुख मीठे पानी की झीलें जो राजस्थान में अनेक अनेक झीलें हैं, अनेक अलग अलग जिलों में स्थापित हैं, उनकी चर्चा हम विस्तार के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ मीठी झीलें हम देख रहे हैं।
आगे हम देखें तो ऐसी कुछ झीलें जो खारे पानी की झीलों के अंतर्गत आती है, उसमें भी हम कुछ नाम देख लेते हैं। और इन नामों में सबसे पहले हम देखें तो खारे पानी की झीलों में नंबर 1 सांभर झील, सांभर झील। नंबर 2 नावा झील। नंबर 3 डीडवाना झील। नंबर 4 पंचभद्रा झील, पंचभद्रा झील। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाती है खारे पानी की झीलों में लूणकरणसर झील नंबर 5, नंबर 5 लूणकरणसर। इस प्रकार से राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों के ये एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। तो ये मीठे पानी की झीलें और ये खारे पानी की झीलें एक सामान्य जिसको झीलों का वर्गीकरण कहा जाता है, इसके अंतर्गत ये वर्गीकरण आता है। फिर हम देखते हैं झीलों का नेक्स्ट अगला वर्गीकरण, आगे हम इसको विस्तार से भी देखेंगे। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, या हम खारे पानी की और मीठे पानी की चर्चा कर ही रहे हैं, तो यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी साथ ही देख लें। तो इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में अगर देखें, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अब आपके जहन में आया होगा सर मीठे पानी की तो बहुत सारी झीलें हैं, कौन सी झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। तो याद रहे ये झील कौन सी है जो राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील है। तो याद रहे जयसमंद जो झील है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील को कहा जाता है जयसमंद झील। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम सबसे खारे पानी की बात करें तो राजस्थान में की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अब यहां दो अर्थ निकलेंगे इसके। सबसे बड़ी का तात्पर्य सीधा सीधा सा तो जयसमंद की तरह ही लग रहा है कि आकार में बड़ा हो, यहाँ पानी में भी खारा है उसको भी कहेंगे कि अधिक खारेपन वाली। तो यहाँ एक चीज का ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी खारी पानी की जो झील है वो किस आधार पर है, ये है आकार के आधार पर। मेरे साथियों इसको ध्यान देंगे, ये किसके आधार पर है, आकार के आधार पर। और ये भी किस आधार पर है, आकार के आधार पर। तो राजस्थान की वो झील कौन सी है जो सबसे बड़े पानी की झील के रूप में जानी जाती है, इसे कहा जाता है सांभर झील, सांभर लेक, जिससे नमक बनाया जाता है। सांभर झील इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आगे बात करें तो अगली स्थिति में आती है राजस्थान की सर्वाधिक खारी झील, सर्वाधिक खारी झील। ये तो आकार के आधार पर बड़ी की बात हो रही है और ये बात हो रही है खारी की, कि जिसका जल सर्वाधिक खारा है। तो राजस्थान की सर्वाधिक खारी झील ये किस आधार पर है, जल में खारापन या जल में लवणता। अब आप कहेंगे कि सर खारे पानी की झीलें तो सभी समान ही होती होंगी, नहीं, सबका जल समान खारा नहीं होता है, अलग अलग खारापन होता है और जल के खारेपन को प्रति 1000 ग्राम पानी पर मापा जाता है, ये भी चर्चा हम करने वाले हैं। तो ऐसी झील कौन सी होगी, ये पंचभद्रा झील होगी जो इसका उदाहरण होगी।
पंचपदरा झील जो सबसे खारी झील मानी जाती है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो लवणता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, लवणता की स्थिति को, लवणता है ये प्रति 1000 ग्राम पर मापी जाती है। लवणता प्रति 1000 ग्राम पर मापी जाती है, प्रति 1000 ग्राम पर मापी जाती है। 1000 ग्राम जल लिया जाता है और उस 1000 ग्राम जल में जितने लवण उपस्थित होते हैं वो उसका खारापन होता है या उसकी लवणता होती है। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, तो ये ध्यान देंगे, लवणता के लिए जो इंडिकेट आता है या सूचक आता है वो होता है ई। अब आपको ध्यान होगा कि ये स्थिति प्रतिशत की होती है। इस प्रकार से दो स्थिति दो बिंदुओं के रूप में, ये होता है प्रतिशत, ये होता है प्रतिशत, और ये होता है प्रति 1000 ग्राम, ये होता है प्रति 1000 ग्राम। तो लवणता प्रति 1000 ग्राम पर मापी जाती है और उसका प्रतीक क्या होता है, ये प्रतीक होता है, इस प्रतीक के रूप में लिखते हैं। जिस प्रकार से अगर हम कोई डिजिट लिखें कि 1000 ग्राम पर लवणता पाई जाती है 35, तो 35 के आगे इस प्रकार से लिखा होगा 35 प्रति 1000 लवणता, ये सूचक होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो याद रखें, ये केवल पंचभद्रा झील की लवणता नहीं है, ये लवणता की उपस्थिति का एक फॉर एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लवणता इस प्रकार से मापी जाती है, ये प्रतिशत का सूचक होता है। तो चले हम आगे की ओर, और आगे अगली कड़ी में हम देख लेते हैं राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक झीलों वाला जिला, सर्वाधिक झीलों वाला जिला। तो आपके जहन में आया होगा कि जिसको लेक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये जिला कौन सा होगा, ये जिला होगा उदयपुर। ये जिला उदयपुर है। ये कुछ झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो याद रखिए, ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के रूप में जयसमंद झील को जाना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में सांबर झील को जाना जाता है। आकार के आधार पर सबसे ज्यादा पानी इसमें पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक खारी अर्थात लवणता के आधार पर अगर किसी झील की बात की जाए या खारी स्थिति में पूछी जाए, तो ये दोनों तथ्य आप याद रखेंगे। लवणता के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो पंचभद्रा झील होगी, जिसमें खारापन अधिक है। वहां भी बड़ा ही शब्द आ सकता है, तो लवणता के आधार पर सबसे बड़ी यानी जिसमें लवणता ज्यादा पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, पंचभद्रा झील बनेगा। और राजस्थान में सर्वाधिक झीलों वाला जिला किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर जिले में सर्वाधिक झीलें पाई जाती है। ये तो थी हमारी इनसे संबंधित बातें। अब आगे हम करते हैं अगले तथ्य की चर्चा, और अगले में हम देखेंगे झीलों का दूसरा जो वर्गीकरण है। अगर हम बात करें तो निर्माण के आधार पर झीलों का जो वर्गीकरण है वो एक सामान्य वर्गीकरण के रूप में और देखा जाता है, वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो हम अगले बिंदु की बात करें तो निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर झीलों का वर्गीकरण, ये देखेंगे हम किसकी अवस्था के आधार पर, निर्माण की अवस्था के आधार पर।
तो निर्माण की अवस्था के आधार पर झीलें कितनी प्रकार के, निर्माण का अर्थ है बनावट, और बनावट के आधार पर दो ही प्रकार की है, या तो स्वतः बनी हुई होंगी या मानवीय प्रयास द्वारा बनाई गई होंगी। तो इस आधार पर दो प्रकार की झीलें बनेंगी, एक प्राकृतिक झीलें बनेंगी और एक कृत्रिम झीलें बनेंगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये झीलें कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। इन दो प्रकार की झीलों को हम देखेंगे कौन कौन सी झीलें होती हैं। तो ये झीलें कौन सी हैं, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक झीलों की। प्राकृतिक झीलें, कुछ झीलों के नाम लिखेंगे हम। राजस्थान में बहुत सारी झीलों का निर्माण राजा महाराजाओं के समय से या मानवीय प्रयास द्वारा किया गया है। बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जो स्वतः प्राकृतिक अवस्था में ही हमें प्राप्त हुई हैं। उन झीलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये प्राकृतिक झीलें, और दूसरी हैं मानवीय झीलें या कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलें, इसी को कहा जाता है मानवकृत झील। मानवकृत झील, और ये स्वतः निर्मित झीलें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनकी बात करें तो कुछ उदाहरणों के बारे में हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर विस्तार के साथ इनको देखेंगे। तो अगली स्थिति में हम देखते हैं इसके उदाहरण, कुछ उदाहरणों की चर्चा करेंगे, प्राकृतिक रूप से कौन कौन सी झीलें बनी हुई थी, और साथियों कृत्रिम झीलें कौन सी हैं। तो इसके लिए अगर कृत्रिम झीलों की बात आती है तो हम वहां कृत्रिम झील न लिख करके उन निर्माण की अवस्थाओं को देखेंगे कि इस झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, इसको पक्का किसने करवाया, पूर्ण इसका निर्माण किसके शासन काल में होता है। इसका मतलब निश्चित रूप से वो किस प्रकार की होगी, मानवकृत होगी, या फिर इसको कह सकते हैं कृत्रिम होगी, प्राकृतिक नहीं होगी। तो वहां हम इनके विस्तार के साथ ही ये स्वतः जान पाएंगे कि प्राकृतिक है या कृत्रिम है। तो कुछ हम इसके फॉर एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं, और इन एग्जाम्पल में सबसे पहला अगर उदाहरण लें तो उदाहरण में सबसे पहला हम लेते हैं पिछोला झील। देखिए प्राकृतिक झीलों की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक झीलों में वो झीलें जो स्वतः निर्मित हैं, और उन झीलों में अगर हम बात करें तो यहां हम कुछ झीलों की स्थिति को बात करेंगे। तो देखिए पहले अगर हम पवित्र झीलों से शुरू करें तो ये बात करते हैं हम पुष्कर से। आप कहेंगे सर पुष्कर झील को तो हमने सुना है कि ब्रह्मा जी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है, लेकिन हमारे ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उनमें इसका कहीं विवरण किसी के निर्माण की अवस्था के साथ नहीं प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पुष्कर झील को प्राकृतिक झील कहा जाता है। नेक्स्ट अगर अगली झील की बात करें तो इसी अगली कड़ी में आती है कनक सागर झील। कनक सागर, जिसको दुगारी झील भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूध तलाई झील। दूध तलाई झील, अगर हम बात करें तो बीकानेर की कोलायत झील। मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना, उन बड़ी झीलों का नाम हमने क्यों नहीं लिखा यहां जिनके बारे में आप जानते हैं। संभवतः वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा जिसके बारे में आप जानते हैं। उन छोटी झीलों के बारे में सीधा सा उदाहरण देकर के पूछ लिया जाता है, उनमें से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है, अर्थात वो कृत्रिम है। तो कृत्रिम में भी कोई छोटी झील का निर्माण दिया हुआ होगा कि ये झील किसी राजा महाराजा या किसी मानवीय प्रयास द्वारा निर्मित हुई है, अर्थात वो कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है। तो कुछ प्राकृतिक उदाहरण जिन पर प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि पुष्कर को हम किसमें मानते हैं, प्राकृतिक में निर्माण करके कृत्रिम ऐसा माना जाता है कि यहाँ इसका निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन हम प्राकृतिक क्यों कह रहे हैं, देखिए प्राकृतिक इसलिए कह रहे हैं कि प्राकृतिक प्रयास के द्वारा या प्रकृति ने अपनी भौगोलिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति या उद्भव किया था। माना जाता है कि ज्वालामुखी क्रिया के फटने के बाद ज्वालामुखी के मुख में पानी भर जाने से जिस झील का निर्माण हुआ उसमें से एक झील क्या मानी जाती है, पुष्कर है। तो ज्वालामुखी प्राकृतिक घटना और प्राकृतिक घटना की कहानी किसके अंतर्गत आती है, ये आती है प्राकृतिक झील के अंतर्गत, इसलिए हमने इसका बड़ी झील का नाम लिखा। बाकी सारी छोटी झीलें हैं, कनक सागर झील है, दुगारी झील कहा जाता है, दूध तलाई झील है,
कोलायत झील है, ये छोटी झीलों के उदाहरण है जो किसमें आती हैं, प्राकृतिक झील में आती हैं। अब हम बात करें कृत्रिम झीलों में, तो कृत्रिम झीलों के कुछ उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। जैसे हमने बात की कि जयपुर में मानसागर जो झील है, उस मानसागर झील का निर्माण भी किसी नदी के ऊपर बांध बना करके करवाया गया था, फिर इसमें जल महल का निर्माण करवाया गया। तो याद रखें इसका उदाहरण मानसागर झील, मानसागर झील इसका उदाहरण है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा देखें तो इसके अंतर्गत आने वाली अन्य झीलों में नौलखा झील, इसके अलावा हम बात करें तो जयसमंद झील, जयसमंद झील। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगली कड़ी में वह झील जो कि स्वरूप सागर के नाम से जानी जाती है, स्वरूप सिंह द्वारा बनाई गई। जयसमंद झील, नौलखा झील, मानसागर झील, इस प्रकार से कुछ इसके उदाहरण है जो कि मानवकृत झीलों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी हम बात करेंगे कौन कौन सी झीलें जो कि मानवकृत झीलों के उदाहरण में आती हैं, विस्तार के साथ देखेंगे। तो वहां जब भी इसके निर्माण की बात होती है, हम जहां भी इसकी बात आएगी उसकी स्थिति को इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। अब देखिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसलिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने नहीं लिखा ताकि आप इसके बारे में सोच सकें। अलवर जिले में सिल्लीसैड झील किस प्रकार की झील मानी जाती है? आपके विकल्प में दोनों विकल्प हैं, कृत्रिम झील या प्राकृतिक झील। साथियों मैं एग्जाम्पल वो यहां लिखूंगा, इससे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं कि राजस्थान राज्य के अलवर जिले में, जिसको सिल्लीसैड झील कहा जाता है, प्रमुख मीठे पानी की झील मानी जाती है, किस प्रकार का उदाहरण माना जाता है? कृत्रिम झील है, प्राकृतिक झील है, कृत्रिम व प्राकृतिक दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर कह सकते हैं ज्वालामुखी निर्मित है। ऑप्शन अलग आ सकता है, ऑप्शन बनाने के लिए प्राकृतिक झील का उदाहरण होगा, वो भी जिस प्रकार से पुष्कर है। तो आपका विकल्प क्या रहेगा कि सर ये मीठे पानी की झील है और किस में आती है? ये आती है सिल्लीसैड प्राकृतिक में, सिल्लीसैड। जो अलवर जिले की है, इसी के किनारे या इसी झील के तट पर एक महल का निर्माण राजा विनय सिंह द्वारा करवाया जाता है, जिसको विनय महल कहा जाता है, जो वर्तमान में होटल लेक पैलेस के नाम से आरटीडीसी द्वारा संचालित हो रहा है। तो इस प्रकार के आपके जो क्वेश्चन होंगे काफी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए हमने चर्चा की कि इस झील का निर्माण तो स्वतः हुआ है, लेकिन इस झील के किनारे कुछ महल बनाए गए हैं, कुछ होटल खोल दिए गए हैं। ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है और कहां से आपका क्वेश्चन बनाती है, तो आप समझ पाए होंगे इसके वर्गीकरण को। अब आगे हम देखेंगे वन बाय वन इन झीलों के बारे में विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले राजस्थान में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील को। तो नोट में हम नोट करेंगे सबसे पहले, अभी हमने देखा पुष्कर का उदाहरण काफी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये पहला नोट हम डाल रहे हैं ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्रिया से बनी झील है। ज्वालामुखी क्रिया से बनी झीलें, दो प्रकार की झीलें बनती हैं, कौन कौन सी बनती हैं, और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या क्वेश्चन आ चुके हैं उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। दो प्रकार की झीलें हैं, एक झील कहलाती है क्रेटर, एक कहलाती है कालडेरा। कालडेरा झील और दूसरा है क्रेटर झील। अब कहेंगे सर ज्वालामुखी से ही निर्मित है, तो फिर ये क्रेटर और कालडेरा क्या है? तो याद रखिए क्रेटर और कालडेरा क्या है, क्रेटर और कालडेरा झील क्या है, मैं मानचित्र के माध्यम से या कुछ एक ज्वालामुखी क्रिया की बनने वाली जो झीलीय अवस्था है
उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो एक काल्डेरा झील होती है, एक क्रेटर झील होती है, तो ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप बनती है। सबसे पहले तो हम बात करें इसके उदाहरण कौन से हैं, फिर ये बनती कैसे हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो जो काल्डेरा झील होती है और जो क्रेटर झील होती है, इसमें अंतर क्या होता है, दोनों ही ज्वालामुखी से बनते हैं। ये होती है बड़े मुख वाली या बड़े आकार वाली, बड़े आकार वाली झील। जिस ज्वालामुखी का मुख बड़ा होता है, ऐसे बड़े आकार वाली झील को कहा जाता है कालडेरा। और ऐसी स्थिति में छोटे आकार वाली क्रेटर झील क्या होती है, ये होती है छोटे आकार वाली, छोटे आकार वाली झील, जिसको क्रेटर के नाम से जाना जाता है। अभी देखेंगे क्रेटर की भी बात करेंगे और कालडेरा की भी बात करेंगे। अब यहां अगर हम बात करें तो क्या इस प्रकार की कुछ झीलें राजस्थान में पाई जाती हैं? क्या क्रेटर या कालडेरा में से कोई झील राजस्थान में है? साथियों, अभी हमने चर्चा की पुष्कर एक ज्वालामुखी निर्मित झील है, तो निश्चित रूप से वो या तो कालडेरा का उदाहरण है या फिर क्रेटर झील का उदाहरण है। तो किस में आता है पुष्कर झील? पुष्कर झील का आकार बड़ा होने के कारण या विस्तृत झील होने के कारण किसमें गिनी जाती है? वो कालडेरा झील का एग्जाम्पल माना जाता है या उदाहरण माना जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल या उदाहरण है वो कौन सा है? वो है मेरे साथियों अजमेर जिले की पुष्कर झील। ये है पुष्कर झील, जो किसका उदाहरण मानी जाती है? कालडेरा का उदाहरण मानी जाती है। तो कालडेरा झील पुष्कर झील का उदाहरण कालडेरा झील के रूप में जाना जाता है। वहीं क्रेटर झील की बात करें तो क्रेटर झील का जो उदाहरण है वो राजस्थान में नक्की झील मानी जाती है। इसका फॉर एग्जाम्पल है वो बेस्ट एग्जाम्पल हमें नक्की झील के रूप में, जो कि माउंट आबू सिरोही है। तो क्रेटर झील छोटे मुख वाली होती है या छोटे आकार वाली होती हैं। बड़े आकार वाली झीलों को कालडेरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में दोनों ही झीलें पाई जाती हैं। एक पुष्कर झील जो कि कालडेरा झील का उदाहरण है, आपके एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, तो आप ध्यान दे लेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कालडेरा झील का उदाहरण पुष्कर झील है और क्रेटर झील का उदाहरण नक्की झील है। अब कहेंगे सर हमें थोड़ा सा कुछ ऐसा भी याद आ रहा है कि सर ये झील ज्वालामुखी से निर्मित न होकर के ऐसा बताया जाता है कि देवताओं के नाखूनों द्वारा इसको खोद करके बनाया गया है। लेकिन ज्योग्राफिकल जो सर्वे है, भौगोलिक आधार पर हम बात करें या हमारे विषय के साथ बात करें तो विषय के अनुसार ये झील किसका उदाहरण मानी जाती है? ज्वालामुखी के उद्गार के परिणाम स्वरूप उसके मुख में पानी भर जाने से बना हुआ माना जाता है। और ऐसा आकार जिसका छोटा आकार है, इसलिए ये किसका उदाहरण मानी जाती है? क्रेटर झील का उदाहरण मानी जाती है। और नक्की जो माउंट आबू सिरोही में है वो क्रेटर झील का बेस्ट उदाहरण माना जाता है। ये थी हमारी इन झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात, जो विभाजन के साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इस स्थिति को समझने की, तो किस प्रकार से बनती है। तो याद रखना ये हमारी धरातल की कुछ संरचना है जो उबड़ खाबड़ से लेकर के समतल भाग तक पाई जाती है। और जो भूगर्भ में जब हम चलते हैं धरातल के अंदर, तो गहराई पर चलने से जब गहराई बढ़ती है, अर्थात हम यहां लिखें गहराई बढ़ने से ताप में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ये ध्यान देंगे। तथ्य और टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, मैं इसको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, और बाकी एग्जाम्पल आपको दोनों याद रखने हैं। अब देखिए गहराई के साथ बढ़ रहे हैं तो तापमान में वृद्धि हो रही है। और कितनी वृद्धि हो जाती है? अगर हम बात करें कि धरातल में जब हम गहराई के साथ चलते हैं तो केवल मात्र जब 32 मीटर की गहराई पर ही हम चले जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या हो जाती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि हो जाती है, ताप में वृद्धि। अब इस बात से स्पष्ट होता है कि गहराई में जितने अधिक जाएंगे धरती में ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाएगी
और उष्मा की मात्रा एक अवस्था में इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उस अवस्था में आकर के धरती तरल अवस्था में आ जाती है, अर्थात धरती में तरलता आ जाती है, पिघली हुई अवस्था आ जाती है। और वो पिघली हुई अवस्था जो आज धरती के अंदर जमा है, धरती के फटने के परिणाम स्वरूप वो धरातल के बाहर आ जाती है, इसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। अगर ये अवस्था हम यहां देखें तो जब ये स्थिति यहां तक चली जाती है तो इसके नीचे जो अवस्था पाई जाती है मेरे साथियों, ध्यान देंगे, इस स्थिति में ये तरल अवस्था वाली भूमि है और इस तरल अवस्था को कहा जाता है मैग्मा चैम्बर और इसी को कहा जाता है लो वेलोसिटी जोन। जब यह हमारा तथ्य आता है तो आप याद रखेंगे, यहाँ काफी इंपोर्टेंट तथ्य के रूप में आता है कि इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। ये कहलाता है तरल पदार्थ। और ये जो तरल पदार्थ होता है, इस तरल पदार्थ को भूगर्भ में किस नाम से जाना जाता है, तो भूगर्भ में इसको कहा जाता है मैग्मा। इसलिए इसको मैग्मा चैम्बर के नाम से जाना जाता है। धरातल के अंदर अधिक गहराई पर उष्मा की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि पृथ्वी तरल अवस्था में आ जाती है और उस तरल अवस्था वाली स्थिति जो कि एक मैग्मा के रूप में पाई जाती है, भूगर्भिक घटना के कारण से जब ये कोई भाग टूट जाता है, अर्थात जब इस किसी भूभाग पर दरार पड़ जाती है या किसी एक सकड़े भाग पर ये छिद्र बन जाता है, ऐसी अवस्था में ये जो मैग्मा पदार्थ होता है, ये मैग्मा पदार्थ ऊपर की ओर निकलना प्रारंभ कर देता है। किस प्रकार से निकलता है, ध्यान देंगे, ये इस प्रकार से ऊपर की ओर आता है। कलर दूसरा ही चेंज करते हैं। ये इस प्रकार से ऊपर की ओर आता है और जब ये धरातल के बाहर आकर के गिरता है, यहां जब गिरना प्रारंभ करता है तो ये उबली हुई तरल अवस्था गर्म होगा। भाई अंदर है, तरल अवस्था है, तो उसका कारण क्या है, ताप की अधिकता। इसका रीजन क्या है, ताप की अधिकता। ताप अधिक है, ताप अधिक है और अधिक ताप के कारण से पिघली हुई अवस्था में है। और पिघली हुई अवस्था जब धरातल फट जाता है, टूट जाता है, तो ये पिघली हुई अवस्था बाहर आकर के गिरना प्रारंभ कर देती है। ये दबाव के कारण से एकदम से मैग्मा पदार्थ जब धरातल को तोड़ करके बाहर आता है तो धमाके की आवाज होती है, तो भूकंप भी उत्पन्न होता है। लेकिन हमारा टॉपिक भूकंप और ज्वालामुखी नहीं, केवल क्रेटर के निर्माण को समझना है। तो जब ये एकदम से मैग्मा पदार्थ धरातल को तोड़ करके बाहर आता है तो वायुमंडल में ऊपर तक जाता है और ऊपर से फिर वापस धरातल की ओर गिरता है। तो गिरते समय ये इस प्रकार से आकर के जमना प्रारंभ कर देता है, इस प्रकार की आकृति बनना प्रारंभ हो जाती है और अंततः ज्वालामुखी से ये निकलने वाला पदार्थ धीरे 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 कम होना प्रारंभ हो जाता है। और जब ये अवस्था कम होने लगती है तो मेरे साथियों एक समय में ये बंद भी हो जाती है। इस अवस्था में आकर के ज्वालामुखी का उद्गार होता है और ये उद्गार धीरे 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 बंद हो जाता है। और जब ये बंद हो जाता है तो इस स्थिति में ये जो स्थिति बनती है बंद अवस्था में, तो इसमें ये मैग्मा रुक जाता है, भरा रह जाता है। तो इसको कहा जाता है डाट या पलक। इस प्रकार से कोर्क की आकृति में आ जाता है, जिस प्रकार से कांच की शीशी के ऊपर काठ का ढक लगा होता है जो कि अंदर नाली तक फंसा होता है, उस प्रकार से कोर्क बन जाता है। और ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये कुछ इस प्रकार से आकृति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की बड़ी आकार की अवस्था को कहा जाता है कालडेरा और ये छोटे आकार को कहा जाता है क्रेटर। तो इस प्रकार का जो बड़ा आकार बनेगा, बड़े मुख वाली, जब वर्षा ऋतु के की स्थिति में, वर्षा ऋतु की स्थिति होती है और वर्षा ऋतु की स्थिति में इसमें जल भर जाता है, इस जल भरने वाली झील को कहा जाता है कालडेरा झील। ये कहलाती है बड़े मुख वाली कालडेरा झील। समझ गए होंगे कालडेरा झील। और वो उदाहरण कालडेरा झील होती क्या है, बड़े आकार वाली होती है।
ज्वालामुखी मुख बड़ा होता है, उस अवस्था में, बड़े आकार वाली अवस्था में काल्डेरा झील होती है। और ये काल्डेरा झील उदाहरण हमने देखा था कौन सा है, काल्डेरा झील का उदाहरण है पुष्कर झील अजमेर, ये उदाहरण है। अगर हम यही स्थिति बात करें यहाँ कि अगर ये दूसरी कोई ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है और ये ज्वालामुखी का उद्गार कुछ इस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से टूट करके धरातल मैग्मा पदार्थ बाहर निकलना प्रारंभ कर देता है, ये मैग्मा पदार्थ बाहर निकलता है, अब ये मैग्मा पदार्थ जब बाहर निकलना प्रारंभ करता है तो कुछ इस प्रकार से जमना प्रारंभ कर देता है, और जमते जमते जब इसका आकार छोटा रह जाता है, इसी अवस्था में जमना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जब इसके मुख की जो आकृति आती है वो छोटी रह जाती है, इस प्रकार से ये इसका मुख भर जाता है, मैग्मा पदार्थ के ठंडा हो जाने से, सूख जाने से कठोर हो जाता है, और इसका ऊपर मुख जो भाग होता है वो कुछ खुला रह जाता है, अर्थात इस प्रकार की आकृति इसकी खुली रह जाती है। ऐसी छोटे मुख आकार वाली जो झील होती है, ये छोटे आकार वाली झील जिसमें जल भर जाता है, इस झील को कहा जाता है क्रेटर झील। तो ये उदाहरण किसका होगा, ये होगा क्रेटर झील का, ये क्रेटर झील का उदाहरण होगा। और क्रेटर झील राजस्थान में कौन सी झील कहलाती है, ये कहलाती है नक्की झील। और इसकी विशेषता क्या होती है, छोटे मुख वाले या छोटे आकार वाले, छोटे आकार वाले। अब दो चीजें और ध्यान देंगे, इसको कहा जाता है ज्वालामुखी मुख, ज्वालामुखी मुख होता है, कौन सा होता है, ये होता है ज्वालामुखी मुख, इसको कहा जाता है ज्वालामुखी मुख। और इस ज्वालामुखी मुख में पानी भर जाने से बनी झीलें ज्वालामुखी झीलें कहलाती हैं, जिनको आकार के आधार पर दो नामों से जाना जाता है। छोटे मुख में भरी हुई झीलें क्रेटर कहलाती हैं, वहीं बड़े मुख में भरी कटोरे नुमा या कड़ाहे नुमा जो आकृति वाली होती है, इसको कहा जाता है कालडेरा झील। आप ध्यान देंगे, क्या सर क्रेटर झील काल्डेरा झील बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है मेरे साथियों। कब बनेगी, जब इसमें पुनः उद्गार की अवस्था उत्पन्न हो जाए, अर्थात कुछ समय तक ज्वालामुखी शांत हो जाए, कई वर्षों बाद, 10 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद या 200 वर्ष बाद, जब कभी इसमें पुनः उद्गार हो और उद्गार के समय ये जो पलग इसमें लगा हुआ है, ये पलग दबाव के कारण से जब टूट करके बिखर जाता है तो इसका मुख जो आकार है ये बड़ा हो जाता है, इस प्रकार से इसका आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और बड़े मुख में से निकलने वाला लावा पदार्थ कुछ समय बाद धीरे धीरे उद्गार की क्रिया समाप्त होने के बाद ज्वालामुखी शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उद्गार बंद हो जाता है, ज्वालामुखी का मुख बड़ा रह जाता है, पुनः इसमें जल भर जाता है, और ऐसी झील को क्या कहा जाएगा, काल्डेरा झील कहा जाएगा। याद रखना, काल्डेरा झील क्रेटर तो नहीं बन सकती, लेकिन क्रेटर झील क्या बन सकती है, काल्डेरा झील बन सकती है, क्योंकि काल्डेरा झील या तो समाप्त ही हो सकती है, अगर पुनः यहाँ ऐसी कोई भूगर्भिक घटना के परिणाम स्वरूप लावा पदार्थ उसी स्थान पर जहां काल्डेरा झील बनी हुई है वहां उद्गार हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में या तो वो झील दबाव के कारण से पलग टूट करके जाता है, इसके किनारे टूट करके बिखर जाते हैं, तो या तो झील समाप्त हो जाएगी या फिर उस स्थान का आकार और अधिक बड़ा हो जाएगा। ऐसी अवस्था में काल्डेरा झील क्रेटर तो नहीं बन सकती, लेकिन क्रेटर झील किसका रूप भी ले सकती है, पुनः उद्गार के परिणाम स्वरूप अगर ज्वालामुखी का मुख बड़ा हो जाता है और पुनः इसमें जल भर जाता है, ऐसी घटना से क्रेटर झील काल्डेरा झील में परिवर्तित हो सकती है। राजस्थान में दोनों एग्जाम्पल इंपोर्टेंट हैं,
तथ्य को भी समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम ज्वालामुखी की अगली कड़ी के बाद हमारी प्रमुख झीली अवस्था में। तो ये दो महत्वपूर्ण तथ्य थे मेरे साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। लॉजिक भी समझ गए होंगे, और ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक में एक शब्द अगर ज्वालामुखी से रिलेटेड है तो मैं वो भी लिख देता हूं। जब ये मैग्मा पदार्थ बाहर आता है तो किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है, जब ये बाहर गिरता है तो लावा। दोनों एक ही स्थिति है। भूगर्भ के अंदर तप्त तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। तरल तप्त पदार्थ होता है, मैग्मा कहलाता है, और जब ये धरातल पर आकर के गिरता है तो लावा कहलाता है। ये ज्वालामुखी से जुड़ी हुई चीजें थी, न कि झीलों से जुड़ी हुई। तो लावा पदार्थ के ठंडा होकर के जम जाने से इसका मुख जो बन रहा है, ये क्रेटर और काल्डेरा का निर्माण करते हैं। तो लावा पदार्थ है, ये धरातल के बाहर आने के बाद कौन सा पदार्थ? मैग्मा पदार्थ जब बाहर आता है तो लावा होता है, और भूगर्भ में जमा तप्त तरल पदार्थ होता है उसको कहा जाता है मैग्मा। तो ये तरल तो होता ही होता है, साथ में तप्त भी होता है। तप्त क्यों होता है? हमने देखा ताप में वृद्धि होती है, इसलिए तप्त का अर्थ होता है गर्म। तो गर्म भी होता है और तरल भी होता है। धीरे धीरे ऊष्मा बढ़ने के कारण कठोर जो अवस्था होती है वो तरल अवस्था में बदल जाती है, और भूगर्भ के अंदर एक अधिक गहराई वाले भाग पर एक निश्चित स्थान पर जाकर के भूमि का तरल होना किसका निर्माण करता है? मैग्मा चैम्बर का निर्माण करता है, जहां से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। उद्गार के परिणाम स्वरूप या तो पठार बनते हैं, या इस प्रकार की आकृति शंकु की बनती है, और ऐसी ही आकृतियां हमें झीलों के रूप में भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। मेरे साथियों ध्यान देंगे, अगर भारत के बारे में पढ़ा है तो भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने देखा था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और साथियों प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का निर्माण भी ज्वालामुखी से हुआ था, लेकिन इस प्रकार के शंकु आकृति से नहीं हुआ था, दरारी उद्गार से हुआ था। और दरारी उद्गार के परिणाम स्वरूप लावा पदार्थ तरल होने के कारण दूर तक बह करके चला गया और एक विस्तृत पठार का निर्माण हो गया। वो थी ज्वालामुखी की बात, जो कि दरारी उद्गार के रूप में और केंद्रीय उद्गार के रूप में जानी जाती है। केवल आप यहाँ तक सीमित रहेंगे। चलिए आगे, अब हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख झील क्रम को, और झील क्रम में पहला झील क्रम जो हम देख रहे हैं वो झील क्रम देखेंगे। कौन सी झील? आना सागर झील। पहले क्रम में हम देखेंगे नंबर 1 आना सागर झील। अजमेर से ही प्रारंभ कर देते हैं। आना सागर झील राजस्थान में अजमेर जिले की सबसे पहले हम झीलों की बात कर लेते हैं। राजस्थान में प्रमुख झीलों में एक झील का नाम आता है आना सागर झील, जो राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान के अजमेर जिले में है। पहली स्थिति। अब मेरे साथियों इसमें केवल याद करने वाले तथ्य है, झील का कोई विशेष चित्र बनाएंगे नहीं। जहां भी झील का चित्र बनाएंगे कुछ इस प्रकार से ही झील का निर्माण बनेगा। कौन सी नदी आकर के गिरती है यही दिखा सकते हैं, तो इसमें कोई आकृति बनाने की आवश्यकता है नहीं। इसमें तथ्यों को देखना जरूरी है और तथ्यों के बारे में आपको ध्यान रखना है, तो ये आप याद रखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं आना सागर झील के बारे में। तो सबसे पहले आना सागर झील वो किस श्रेणी की झील है? तो आना सागर एक मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील। ध्यान होगा अजमेर जिले को इस झील से पेयजल की आपूर्ति होती है, आना सागर झील से। अब हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक भी कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आगे हम बात करते हैं ऐतिहासिक तथ्यों में निर्माण की अवस्था। अब निर्माण में स्वतः जानेंगे ये चीजें, जहां निर्माण हो रहा है तात्पर्य क्या रहा कि ये प्राकृतिक नहीं है, निर्मित है, और निर्मित है तो कृत्रिम झील होगी, न कि प्राकृतिक झील होगी। तो इसका निर्माण करवाया जाता है, इसका मतलब ये कृत्रिम झील है, और कृत्रिम झील है तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? अर्णोराज द्वारा करवाया जाता है। अर्णोराज। राजा अर्णोराज जो कौन थे? चौहान थे, चौहान शासक, चौहान शासक थे। और प्यारे साथियों आपको ध्यान होगा चौहान शासकों में प्रतापी शासक के रूप में जाना जाता है किसे? पृथ्वीराज को। तो अर्णोराज पृथ्वीराज के क्या थे?
अर्णुराज है, इसका संबंध पृथ्वीराज से क्या था? पृथ्वीराज के पितामह यानी दादा थे। पृथ्वीराज चौहान के पितामह। पितामह का तात्पर्य समझ जाना, पितामह क्या है? दादा है। तो पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णुराज द्वारा आना सागर झील का निर्माण अजमेर जिले में करवाया जाता है। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगली कड़ी में हम देखें तो इसका निर्माण जब हो रहा है तो साथियों निर्माण कब हो रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसका निर्माण करवाया जाता है सन 1135 ईस्वी से कब तक होता है? 1137 ईस्वी तक। इस झील का निर्माण सन 1135 ईस्वी से और 1137 तक करवाया जाता है। लेकिन लॉजिकली जब एक ही डेट आए तो आपको क्या मानना है? सन 1135 में इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? अर्णुराज चौहान द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। अर्णुराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दादाश्री थे। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ स्वतः पता चल चुका है कि 1135 में अर्णुराज द्वारा इसका निर्माण करवाया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये प्राकृतिक झील तो नहीं है, कृत्रिम झील का उदाहरण है। अब यहाँ हम ये कृत्रिम ये सारी चीजें नहीं लिखेंगे। आगे हम बात करें तो अगले तथ्य में हम देखेंगे ऐतिहासिक स्थिति में। अब ऐतिहासिक स्थिति में यहाँ से एक तथ्य निकलता है कि यहाँ साहब जहांगीर का भी संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? देखिए हमारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो झीलों से संबंधित हैं, लेकिन साथियों मैं वहां तक आपको ले चलूंगा जहां तक आपके रीट एग्जाम को लेकर या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो चाहे ऐतिहासिक प्रश्न हो और चाहे वो ज्योग्राफिकल क्वेश्चन हो। यहाँ इस झील से जुड़े हुए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जो काफी महत्वपूर्ण है वहां तक चलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ जहांगीर का संबंध क्या पाया जाता है? याद रखना है, याद ये रखना है जहांगीर द्वारा इस झील के किनारे क्या बनाया जाता है? दौलत बाग बनाया जाता है। इस झील को और भी सुंदर दृश्य प्राप्त हो इसके लिए जहांगीर द्वारा इस झील के किनारे एक बाग का निर्माण करवाया जाता है। और साथियों बाग कौन सा था? वो बाग था दौलत बाग। वो था दौलत बाग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में आ चुका है। दौलत बाग किस झील के किनारे और किस राजा द्वारा बनाया गया? तो आना सागर झील के किनारे दौलत बाग जहांगीर द्वारा बनाया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है वर्तमान में दौलत बाग नहीं रहा, इसका नया नाम क्या हो गया? तो सुभाष उद्यान इसका नया नाम है। तो ये भी याद रखेंगे, इसका नया नाम क्या है वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? सुभाष उद्यान। तो याद रखना सुभाष उद्यान किसके किनारे है? अन्ना सागर झील के किनारे है। बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। अब यहाँ अगर हम जाकर के देखते हैं तो आपको वहां कुछ संगमरमर की बनी कुछ छतरियां जैसी कुछ जो भवन बिल्डिंग है वो बनी हुई दिखाई देगी। उसको क्या कहा जाता है? बारादरी कहा जाता है। तो बारादरी का संबंध भी किससे है? इसी झील से है। और इस झील के किनारे बारादरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? शाहजहां द्वारा बारादरी का निर्माण बारादरी का निर्माण करवाया जाता है। अब ये बारादरी का जो निर्माण है
ये क्या है, एक संगमरमर की जो बनी हुई है ये निर्माण सामग्री, और सफेद संगमरमर से बनी हुई है। ये भी याद रखेंगे, कैसे संगमरमर से बनी हुई है, सफेद संगमरमर से, सफेद संगमरमर से बनी हुई इमारत नुमा आकृतियां हैं, इमारत नुमा आकृतियां हैं। खुली आकृति वाली इमारतें हैं जिसमें चारों तरफ से रास्ते हैं, ऊपर छतरी बनी हुई है। इस प्रकार की सुंदर स्थलाकृति का निर्माण, सुंदर भवन का निर्माण, सुंदर झरोके का निर्माण कहाँ करवाया गया है, इस आना सागर झील के किनारे करवाया गया है। और यही आना सागर झील के किनारे किस नाम से जानी जाती है, संगमरमर की बनी ऐसी इमारत बारादरी के नाम से जानी जाती है, जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया जाता है। जहांगीर द्वारा दौलतबाग, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं, और शाहजहां द्वारा बारादरी का निर्माण इस झील के किनारे करवाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि इस झील के किनारे एक झरना है, या इस झील के निकट, झील के निकट एक झरना है, निकट झरना है, जिसको क्या कहा जाता है, चश्मा ए नूर के नाम से जाना जाता है। ये क्या कहलाता है, चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर कहलाता है। अर्थात झरना क्या होगा, पहाड़ी से उतरते हुए जब जल इस प्रकार की अवस्था में गिरता रहे, पहाड़ी से जब उतरता हुआ जल कुछ इस प्रकार से गिरता रहे, इसको झरना कहा जाता है। ये जो आकृति है इसको झरना कहा जाता है, ये झरना कहलाता है। तो ये जो वर्षा का जल है बहते समय पहाड़ी से खड़े ढाल के रूप में गिरता हुआ प्रतीत होता है, और ऐसी अवस्था में जो झरना बना हुआ है, इस झरने को किस नाम से जाना गया है, चश्मा ए नूर के नाम से जाना जाता है। स्ट्रीम में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है, चश्मा ए नूर का संबंध किस झील से है, तो चश्मा ए नूर का संबंध अर्णोराज द्वारा निर्मित आना सागर झील से है। नेक्स्ट अगर हम अगले तथ्य की बात करें तो मेरे साथियों अगला हम तथ्य यहां से लेते हैं नेक्स्ट। अब यहां अगर हम तथ्य की बात करें तो साथियों अगले तथ्य पर चलते हैं। आना सागर जो झील है, ये झरना जब बनेगा तो झरना वर्षा ऋतु के दौरान पानी बह करके आएगा, और साथियों जब पानी बह करके आएगा तो नदी बनेगी। तो ये किस नदी पर है ये झरना, तो हम बात कर लेते हैं उस नदी की जिस पर ये चश्मा ए नूर बना हुआ है, उस नदी का नाम क्या है, अर्थात ये झरना किस नदी पर है जिसको चश्मा ए नूर कहा जाता है। ये नदी है बांडी नदी, ये नदी है बांडी नदी। अब हमने ये सारी जानकारियां क्यों ली थी, हमारा वापस ज्योग्राफिकल क्वेश्चन आता है कि आना सागर झील में किस नदी का जल गिरता है, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, बांडी नदी का जल गिरता है। चश्मा ए नूर क्या है, एक झरना है, फिर ज्योग्राफिकल क्वेश्चन आता है, और चश्मा ए नूर किस नदी द्वारा निर्मित होता है या किस नदी द्वारा बनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बांडी नदी। और बांडी नदी का जो जल है, ये बांडी नदी का जल आना सागर झील में गिरता है। लेकिन याद रखेंगे आना सागर झील में गिरने से पहले बांडी नदी किस में गिरती है, फाय सागर में गिरती है, और फाय सागर का जब पानी आगे बढ़ता है तो ये पानी ही किस में आता है, आना सागर झील में आता है। और जब यहां से पानी अधिक होता है तो इस बारादरी से होकर के आगे निकलता है। ये थी हमारी नदी तक की स्थिति।
और एक अंतिम तथ्य की ओर चर्चा हम कर लेते हैं। इसके किनारे एक महल भी बना हुआ है। इस महल को किस नाम से जाना जाता है? रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल। देखिए, आप शायद हिस्टोरिकल क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से पढ़ पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है रूठी रानी का महल किस झील के किनारे बना हुआ है या किस स्थान पर है? तो अजमेर में होगा, क्योंकि संबंध हम क्या पढ़ रहे हैं? आना सागर झील पढ़ रहे हैं, तो आना सागर झील का संबंध अजमेर में है। तो रूठी रानी का महल कहाँ है? अजमेर में, आना सागर झील के किनारे है। मेरे साथियों, इसको ही क्या कहा जाता है? इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है नूरजहां महल। नूरजहां महल के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रूठी रानी महल को नूरजहां महल के नाम से जाना जाता है। तो ये थी हमारे आज की इस सेशन की हमारी झील तंत्र को लेकर के चर्चा। अगली कड़ी के साथ चर्चा करेंगे हम अजमेर जिले की अन्य झीलों की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद साथियों।